नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 29 सितंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आज 29 सितंबर को है क्या खास है। तो आज 29 सितंबर को आपको याद रखना है कि आज है वर्ल्ड हार्ट डे। जी हाँ, वर्ल्ड हार्ट डे किस लिए मनाया जाता है कि जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनके बारे में लोगों को क्या करना, अवेयर करना। क्योंकि आप देखोगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस बार का थीम भी आपको याद रखना है, तो थीम आप लिख लीजिएगा कहीं पर, यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ठीक है, याद रखना है आपको। फर्स्ट टाइम ये कब मनाया गया था? 1999 में ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था। उसके बाद हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ और पहले एमसीक्यू में देखते हैं क्या है। तो पहले एमसीक्यू में आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कमिटेड किया है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग है, यानी पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग, जैसे आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजना चल रही है, तो पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग में प्रेजेंट टाइम पर जीडीपी में 1.15% जीडीपी में योगदान है हेल्थ का। मतलब आप देखोगे कि हेल्थ में जो एक्सपेंडिचर है वो 1.15% होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बताना है कि 2025 तक गवर्नमेंट ने इसे पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो है वो कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 3.5, 4.5, 5.5। तो देखिए 5.5 तो नेग्लिजिबल लगता है क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास भी उतने फंड नहीं है। तो यहाँ पर एक सही आंसर क्या है? वो है 2.5%। तो जी हाँ, 2.5% स्पेंडिंग बढ़ाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। ये एड्रेस कर रहे थे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा है। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो 15th फाइनेंस कमीशन की जो अभी मीटिंग हुई थी उनके साथ, हाई लेवल ग्रुप की मीटिंग, और उन्होंने इसमें बताया कि जो प्रेजेंट टाइम पर आप पेंडेमिक देखोगे, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो प्रेजेंट एरा को देखते हुए अगर नेक्स्ट 5 सालों में आप देखोगे कि हमें हेल्थ केयर का जो स्पेंडिंग है वो बढ़ाना पड़ेगा। और कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो याद रखना है आपको 2.5% इंक्रीज करना पड़ेगा। टोटल जीडीपी का 2.5% जो होगा खर्चा, वो हेल्थ केयर में स्पेंडिंग किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर बात हो रही है 15 फाइनेंस कमीशन की। तो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? फटाफट आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में आईआईटी रिसर्चर्स ने एक लॉन्च किया है, एक न्यू माइक्रो प्रोसेसर। और ये न्यू माइक्रो प्रोसेसर जो होगा वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस पर काम करेगा। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है? यानी कुछ चीज़ें जो इंटरनेट के हिसाब से काम करती हैं, इंटरनेट में जैसा उनका टाइमिंग होता है उस तरीके से काम करती हैं। कि एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये होती है कि जैसे मान लो आप कभी भी किसी भी ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ पर आपका काम, जिस जगह पर, जिस आप टेबल पर बैठे हो, वहाँ पर अगर आपका कोई भी लाइट जल रही है, वहाँ से आप हटते हो तो तुरंत लाइट ऑफ क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। तो अभी हाल ही में जो नया प्रोसेसर लॉन्च किया है, माइक्रो प्रोसेसर, ये किसने लॉन्च किया है? याद रखना है आपको, आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो नाम क्या है न्यू माइक्रो प्रोसेसर का, जानते हैं। तो नए माइक्रो प्रोसेसर का नाम है मॉसिक। ठीक है, याद रखना मॉसिक, जिसको अभी हाल ही में तैयार किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने। और ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस यानी माइक्रो प्रोसेसर है और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम करेगा। ठीक है, नाम याद रखना है मॉसिक। और ये क्या होगा कि डिजिटल इंडिया में जो हमारी स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको ग्रो करने में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो नया माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है ये काफ़ी योगदान दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर है जो इससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कई सारी चीज़ें क्या होंगी? जुड़ी हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में 15th CII और एग्जिम बैंक, CII का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का क्या मतलब होता है, इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन
CII और एग्जिम बैंक, इनका भी हाल ही में डिजिटल कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप प्रोजेक्ट वर्चुअली हेल्ड हुआ है। कहाँ पर हेल्ड हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है क्या? नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में आप देखोगे कि जो 15th CII एग्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव है, ये इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो पार्टनरशिप चल रही है उसका एक कॉन्क्लेव जारी हुआ है, और इसमें एग्जिम बैंक के साथ साथ CII भी थी। ठीक है, CII भी और एग्जिम बैंक का एक डिजिटल कॉन्क्लेव जारी हुआ है। तो इंडिया और अफ्रीका के जो प्रेजेंट टाइम पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उनके क्या रिलेशन है तो वहाँ पर देख लें। तो आप प्रेजेंट टाइम पर अगर आप देखोगे कि $54 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारा एक है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो हमारा बिगेस्ट इन्वेस्टर है एक कॉन्टिनेंट का। और देखोगे कि हमारा एक थर्ड लार्जेस्ट मार्केट भी है, यानी हम कुछ भी अगर इंडिया में बनाते हैं तो इंडिया में बनाने के बाद उसको हमारे लिए सेल करने के पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम अफ्रीका में सेल करें और या फिर हम यानी आसियान कंट्री में। तो अफ्रीका भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में 15 CII जो है एक कॉन्क्लेव हुआ, डिजिटल कॉन्क्लेव, जो इंडिया और अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप पर काम करेगा। ठीक है, तो याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं CII और एग्जिम बैंक के बारे में। देखिए, CII एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट तैयार करता है। CII का फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्या? द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो याद रखना है इसका इस्टेब्लिशमेंट 1895 में किया गया था। और आप देखोगे कि इसके बाद इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, याद रखना है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एग्जिम बैंक, यानी एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1892 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना है मुंबई में। दोनों जगह जो बैंक वाले हैं उसको खासकर याद रखें कहाँ पर हेडक्वार्टर है उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ये आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद येसो नाइक और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं PMO में। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक ई फाउंडेशन लॉन्च किया है, और ये ई फाउंडेशन आप देखोगे कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पर? फॉर मेडिसिनल प्लांट, यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर होगा किसके लिए? मेडिसिनल प्लांट के लिए। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो ई फाउंडेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ये कहाँ पर हुआ। तो इसका सही आंसर है किस राज्य में होगा? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या होगा कि यानी मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करने के लिए एक फाउंडेशन तैयार किया जाएगा, जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट, यानी जो भी आप देखोगे कि प्रेजेंट टाइम पर मेडिसिनल प्लांट की काफ़ी रिक्वायरमेंट बढ़ी है, जैसे आप देखोगे अश्वगंधा, मुलेठी, है ना, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। तो इसके लिए एक फाउंडेशन तैयार किया जाएगा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, आप बता दो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? काफ़ी चर्चा में रहे हैं, मैंने इसको डिस्कशन भी किया है अपने वीडियोज़ में। तो आप बताइए ज़रा फटाफट कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में कहा है कि हम अपने इंडिया में पूरी तरीके से मास प्रोडक्शन करेंगे, और ये मास प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा? पिनाका रॉकेट, यानी पिनाका रॉकेट का मास प्रोडक्शन करेंगे। ये पिनाका रॉकेट क्या है? ये एक ऐसा रॉकेट है जो कहीं से भी क्या किया जा सकता है? लॉन्च किया जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि इसका मास प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाएगा? इसरो, DRDO, इंडियन आर्मी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है क्या? DRDO। ठीक है, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी हाल ही में कहा है कि हम पिनाका रॉकेट का मास प्रोडक्शन तैयार कर देंगे, और पूरी तरीके से हम इंडिया में ही पिनाका रॉकेट्स को क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, पिनाका वेपन्स इंडिया में ही क्या होंगे? बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग यानी DRDO के बारे में भी जान लेते हैं। DRDO एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका इस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखना है 1958 में हुआ था, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में इंडिया वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट में 2020 में कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो याद रखना है आपको इंडिया का स्थान इस बार 89 आया है, 89th आया है 181 कंट्रीज़ में वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में 89th पोजीशन पर है, और ये क्या किया जाता है? ये जो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी एंड कैलकुलेटेड द इंटरनेशनल लॉ एंड पीस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट,
तो इन दोनों की मदद से वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स क्या किया जाता है, जारी किया जाता है और देखा जाता है कि वहाँ पर जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, जो एनवायरनमेंट है बिजनेस के रिगार्डिंग, वो कैसा है। तो इसमें इंडिया 89th पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि भाई हाल ही में इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है। वो MOU किस देश के साथ साइन किया है, किस क्षेत्र में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसमें आप समझिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कहीं आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लो किसी भी फार्मा की रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी ड्रग्स बना रहे हैं, तो ड्रग्स आप मान लीजिए कोई भी बना रहे हैं, तो आप मान लीजिए कोविड-19 के ड्रग्स बना रहे हैं, तो इसमें आपको कामयाबी मिल गई, तो आप क्या करोगे कि इस ड्रग्स पर आपका ही अधिकार रहेगा। आप जब जिस प्राइस में चाहोगे उस प्राइस में इसको क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो इस ड्रग्स पर आपका राइट है, तो ये कहेंगे ये आपकी ड्रग्स आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गई। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में इस क्षेत्र में कॉर्पोरेशन करने के लिए किस कंट्री के साथ MOU साइन किया ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है कि डेनमार्क के साथ इंडिया ने भी हाल ही में क्या किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में MOU साइन किया है। ठीक है, तो इसके लिए साइन करने वाले हमारे यहाँ पर एक बॉडी थी जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT। ठीक है, ये किसके अंतर्गत काम करती है याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एंड फाइनेंशियल अफेयर्स। ठीक है, इसके अंतर्गत काम करती है। तो ये डेनमार्क के साथ अभी हाल ही में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में कॉर्पोरेशन के साथ काम करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि हाउ मच लोन यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हाल ही में अर्बन सेक्टर्स में डेवलपमेंट के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में कितना अमाउंट का लोन दिया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको लिख लेना है, $570 मिलियन आपका यहाँ पर लोन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या करेगा, अर्बन सेक्टर्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें काम करेगा, और खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिलोंग करेंगे यानी वाटर सप्लाई और सैनिटेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के टाउन्स में ये काम करेगा। ठीक है, 270 मिलियन से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सप्लाई एंड इंटीग्रेटेड जो है वाटर सप्लाई के लिए, सीवेज मैनेजमेंट के लिए दिया गया है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। और 300 मिलियन दिए गए हैं यहाँ पर राजस्थान के लिए, 270 मिलियन दिए गए हैं किसके लिए, मध्य प्रदेश के लिए। अलग अलग क्वेश्चन भी पूछता है तो भी आपको याद रखना है कि $270 मिलियन दिए गए हैं किसके लिए, ये है मध्य प्रदेश के लिए, और $300 मिलियन दिए गए हैं किसके लिए, राजस्थान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं हम लोग कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मनीला में है, और ये मनीला मतलब फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, 1967 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि कौन सिटी अभी हाल ही में वर्ल्ड की पहली सिटी बन गई है जहां पर आप देखोगे कि वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड बनाई गई है। और ये वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड क्या होगी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं सिटी में चल रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। जी आप समझिए, सही समझिए कि जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, तो ये रोड्स के साइड में यहाँ पर एक रोड बनाई गई है जो वायरलेस है। अब क्या कर सकता है, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो चार्जेबल नहीं, इलेक्ट्रिक वहाँ पे कार या बस है, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पर जाकर अपने आप को चार्ज कर सकता है और ये वायरलेस चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड अभी हाल ही में किस सिटी में ओपन की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है तेल अवीव। तेल अवीव कहाँ पर है आपको याद रखना है, तेल अवीव है अपना इजराइल में। ठीक है, तो आप देखिए कि तेल अवीव यानी इजराइल में, ठीक है, इजराइल में यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रिक रोड ये बनाया गया है। और ये क्या होगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सिटी में उसको चार्ज करेगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये एक रोड है और उसके साथ में साइड में रोड है जो क्या होगा, एक चार्जेबल रोड है। ये वायरलेस रोड है यानी कोई भी वाहन जो है वो चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर इस रोड पर जाके क्या कर सकता है, अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना है तेल अवीव यानी इजराइल कंट्री में अभी हाल ही में ये वर्ल्ड का फर्स्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड ओपन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है पॉजिटिव पे सिस्टम। ये पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव पे सिस्टम होगा चेक के लिए, जो क्या होगा कि अगर 50,000 से ज़्यादा
किसी का चेक है तो उसके लिए एक रिफंड कंफर्मेशन कॉल जाएगा, उससे डिटेल्स पूछी जाएंगी, तभी आपका यहाँ पर आपका ये कंफर्म करके चेक को पास किया जाएगा। तो ये सुविधा कब से लागू हो रही है आपको बताना है। तो ये बैंकों में सुविधा लागू हो रही है पॉजिटिव पे सिस्टम की 1 जनवरी 2021 से। बैंक वाले इसको कहीं पर खास इंपॉर्टेंट करके इसे लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है कि पॉजिटिव पे सिस्टम 1 जनवरी 2021 को लॉन्च होगा। ये क्या है आपको याद रखना है कि 50,000 से ज़्यादा अगर का पेमेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कन्फर्मेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, अभी क्या हो सकता है कि बैंक क्या कर सकते हैं, 5 लाख से एबव पर भी इसको मैंडेटरी कर सकते हैं, यानी चेक की कंफर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने क्या किया है, 50,000 से ज़्यादा पर कंफर्मेशन डिटेल्स नीडेड कर दी हैं। ये इसलिए किया गया है कि आप देखो कि प्रेजेंट टाइम पर बैंकों में जो फ्रॉड हैं वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो जिसके ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पॉजिटिव पे सिस्टम को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए, तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी लोग जुड़ सकें और इस चैनल से कुछ सीख सकें। थैंक यू।